नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की, उसके बाद बात होगी झारखंड विधानसभा चुनावों की, जहां पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान महाराष्ट्र के साथ यानी 20 नवंबर को होना है। दोनों ही राज्यों के परिणाम 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। आज महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 चुनावी रैलियां हुई। पहली कोल्हापुर में हुई, दूसरी भोसरी विधानसभा में हुई, तो तीसरी रैली जो है वो कराड़ में हुई है। कोल्हापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और नेहरू पर जमकर वो बरसते नजर आए। भारत के बंटवारे का जिम्मेदार भी नेहरू को बताया और कहा कि भारत के लोगों को धोखा देने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता तो विभाजन को रोक सकता था। अगर भारत का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये कांग्रेस की कायरता थी और सत्ता का प्रलोभन जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो 2 हिस्सों में बांटने की बात योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी तरह की जो बातें हैं वो लोग उन्हें गंभीरता से अब नहीं लेते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात रखते हैं। नितिन गडकरी ने क्या कुछ आगे कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रकार की बातें वो करते हैं, उनको लोग सीरियसली नहीं लेते, गैर जिम्मेदार बातें करते हैं। मुझे लगता है आपने और हमने भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहीं मुंबई में वोट जिहाद पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि क्या शरद पवार को हिंदुओं के बारे में बोलने में शर्म आती है या उन्हें डर लगता है। मौलाना खलील और रहमान सज्जाद नोमानी जैसा कोई बयान नहीं देता कि अगर कोई हिंदू भाजपा के खिलाफ वोट करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करें और उसका नाम अब्दुल रहमान रखें। हिंदुत्व में ऐसी भाषा नहीं होती है। शरद पवार ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ को समर्थन दिया। शरद पवार ने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाई। किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। शरद पवार साहब, आपने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को शरद पवार ने समर्थन दिया। शरद पवार और कांग्रेस ने मराठी मुस्लिम सेवा संघ को सपोर्ट दिया और ये उलमा बोर्ड की मराठी मुस्लिम सेवा संघ की बातें एमबी और शरद पवार ने मान्य की कि जिसमें 10% आरक्षण करना है, आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा। तो वहीं आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की पुण्य स्मृति दिवस है। आज के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज पूरे महाराष्ट्र में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ दादर के शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के कोलाबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर बाला साहेब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको उद्धव ठाकरे और उनका परिवार नजर आएगा। तो जहां सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, वहीं डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम में रोड शो किया और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा किया। यहाँ पर लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है, इस बात का साक्षी है कि लोग हमको चुनकर देना चाहते हैं, महायुति की सरकार लाना चाहते हैं। सर, जहां इलेक्शन अपने कैंपेन जोरों पे है, वहीं पे प्रियंका गांधी ने चैलेंज किया है कि मोदी जी और अमित शाह जी ये डिक्लेयर करें कि कास्ट सेंसस कराएंगे। प्रियंका जी को कास्ट सेंसस के बारे में कुछ पता भी नहीं है और उनको शायद मालूम नहीं है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद ही वो हो पाया। महाराष्ट्र में जहां वोट जिहाद और अन्य मुद्दे ट्रेंडिंग में हैं, तो वहीं ऐसे में अब बैग चेक करने वाले मामले पर भी खूब सियासत हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी सबके बैग चेक हो रहे हैं। तो वहीं आज शरद पवार का बैग भी चेक हुआ। सुबह बारामती में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके बैगों की चेकिंग की। तो महाराष्ट्र में हलचल देखिए। अब झारखंड के दूसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हैं। वहां भी लव जिहाद, घुसपैठ, रोटी, माटी और बेटी का मुद्दा गरमाया है और जातियों के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के बोकारो में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा है और ओबीसी के मुद्दे पर भी चर्चा की है। आइए सुनवाते हैं। यहां पर आया हूं तो मैं पिछड़ा वर्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रहीं? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। तो वहीं गोड्डा में भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, संथाल में जो घुसपैठिए आए हैं उन्हें निकालने का मुद्दा है। इस चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम संथाल से ही आएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, हम लोग भी सभा कर रहा हूँ। ये पूरा चुनाव संथाल का मुद्दा में ही लड़ा जा रहा है। संथाल में जो घुसपैठिया आए हैं उनको निकालने का, तो ये चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम है, ये संथाल से ही आएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। देखिए इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को संथाल का सोचना चाहिए, फिर मणिपुर का बारे में भी सोचो। मणिपुर का बारे में आप ज़्यादा सोचते हो लेकिन झारखंड का बारे में आप कम सोचते हो, यही सबसे बड़ा समस्या है। ये तो खुलाम लूटे जा रहा है। वहीं दुमका में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनकी सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। संथाल परगना में बहुत अच्छी स्थिति है। कोल्हान में पहले चरण का चुनाव बहुत अच्छा रहा। अब भाजपा की सरकार आएगी तब घुसपैठियों की पहचान होगी। अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संथाल परगना में बहुत अच्छी स्थिति होगी और कोल्हान में फर्स्ट पेज का चुनाव बहुत अच्छा रहा। ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए इस बात को कि देश के राष्ट्रपति बनाने के संबंध में जब आरक्षण की बात कर रहा है
तो एक आदिवासी महिला के खिलाफ में कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था कि वो हार जाए। देखिए, निश्चित रूप से वैसे लोगों की पहचान की जाएगी जो घुसपैठी है। मुकेश, दूसरे चरण में किस तरह की प्रतिक्रियाएं नजर सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत कम समय है, कल जहां तक है चुनाव प्रचार जो है दूसरे चरण के लिए थम जाएगा और झारखंड में सियासत जो है वो इस बार कई मुद्दों पर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर हम अपडेट देखें किस पार्टी की तरफ कितना ये चुनाव जा पाया है, मुकेश क्या लगता है? देखिए, अभी 2 चरण में झारखंड का चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान जो 43 सीटों पे हुआ है वो काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी पहले से आगे रही है, तो उसमें ये गणना करना मुश्किल है कि अभी किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो अब दूसरे चरण का मतदान जो 20 तारीख को होना है, ये सीटें काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीटें हैं आदिवासी बहुल इलाके का, संथाल का और कुछ हजारीबाग प्रमंडल का कुछ सीटें हैं, रामगढ़ वगैरह। तो ये सब सीटें जो है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है, देवघर, सारठ, जामताड़ा। तो अब ये जो 20 तारीख को है, इसके लिए अगर तैयारी की बात करें तो झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस ये पार्टी की नाम भले ही है, लेकिन जो अंदर की लड़ाई है वो जेएमएम वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि जेएमएम में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो है वो बता रही है कि हमारा केंद्र सरकार से 1,36,00,000 का टैक्स बकाया है, नहीं तो हम मैया के खातों में 1 लाख से अधिक रुपए देते। तो एक कहीं ना कहीं एक मैया समान योजना का जो कार्ड है वो हेमंत सोरेन खेल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कल एक बड़ा बयान सामने आया हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों का कदर इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसके चलते शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी दी जा रही है इतवार की जगह पर। तो वो भी मांग कर रहे हैं कि तब ऐसे जब हिंदू बहुल इलाके हैं वहां तब तो मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए जब बजरंग बली का पाठ पढ़े बच्चा लोग। तो इस तरह चलिए मुकेश, लौट रहा हूं आपके पास। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे और कौन सी दूसरे चरण की महत्वपूर्ण सीट है उस पर भी करेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाराष्ट्र में मौजूद हैं, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको सुनवाते हैं। भीमराव अम्बेडकर इसी पावन धरा से हमें देश को प्राप्त हुए थे और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती को बांटने की जो कुश्ती चेष्टा एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा महाअनाड़ी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति सचेत करने के लिए ही मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल में कोल्हापुर में था। विशालगढ़ का दुर्ग अतिक्रमण का शिकार है। मैंने पूछा, मैंने कहा ये अतिक्रमण कैसे? कहा जब भी यहां पे अतिक्रमण हटाने का आह्वान होता है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं बहुत चौंका था। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विशालगढ़ में, उस दुर्ग में अतिक्रमण, आश्चर्य आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा और सम्मान हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज को देता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा भाई मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध तो बताओ। उन्होंने कहा साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। भारत की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है।
और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में। मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।